हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत है स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के वीडियोस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एमपीपीएससी प्री 2020 की परीक्षा आ गई है और ऐसे में आप लोगों को अपनी तैयारी कैसे करनी चाहिए कि आप मुख्य परीक्षा के लिए शामिल हो सकें, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा को क्लियर कर सकें। इसी के बारे में ये पूरा वीडियो होगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है जो आपको पूरा एक रास्ता बता देगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगा कि क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, सिलेबस को समझाऊंगा। क्यों सिलेबस को समझाऊंगा? क्योंकि अभी जो सिलेबस आया है वो 2020 का नया सिलेबस है। काफ़ी बड़े बदलाव इसमें हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव हुए हैं। जब तक उन बदलावों को हम अच्छे से नहीं समझेंगे, तब तक परीक्षा की तैयारी करना हमारे लिए संभव नहीं हो पाएगा। उसके बाद अगले सेगमेंट में मैं आपको बताऊंगा इस पूरी नए सिलेबस के हिसाब से योजना को किस प्रकार से बनाएं। यकीन मानिएगा, एक अगर सही योजना आपके पास है तो आधी जंग, 50% जंग आपने जीत ली है। अगर आपकी योजना खराब है, अगर आपकी योजना ही नहीं है आपके पास कि आखिर इस परीक्षा को कैसे पास करेंगे, तो आपको हारने से कोई नहीं बचा सकता। उसके बाद जुट जाने का जो तीसरा चरण होगा, जुट जाने का, और जुट जाते समय हमें किन किन चीज़ों को करना है और कौन कौन सी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करना, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और अंतिम चरण होगा हमारा सफलता का। अगर इस स्ट्रेटजी को आपने फॉलो किया तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए पहले चरण के साथ शुरू करते हैं, जो है हमारे सिलेबस को समझना। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, एमपीपीएससी ने अपना नया सिलेबस जारी किया है और इस नए सिलेबस में बहुत ही पॉजिटिव बदलाव किए हैं। पॉजिटिव मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सारी चीज़ों को, अभी तक क्या था, हमारा जो प्री का जो सिलेबस था वो काफ़ी अनसर्टेन था। बहुत ऊपर ऊपर से पीएससी ने बता दिया था। ऐसे में हमें क्लियर कट पता नहीं चल पाता था कि क्या तो हमें पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। लेकिन 2020 में पीएससी ने बहुत अच्छा फैसला किया और एक बहुत ही अच्छा आपके लिए सिलेबस तैयार किया है। क्या है सिलेबस में? एक्चुअल में इस बार उन्होंने क्या किया है, पूरे सिलेबस को 10 इकाइयों में या 10 भागों में बांट दिया है। कौन कौन से ये 10 भाग हैं? पहला है मध्य प्रदेश का इतिहास और संस्कृति, दूसरा है भारत का इतिहास, तीसरा है मध्य प्रदेश का भूगोल, चौथा है भारत एवं विश्व का भूगोल, पांचवा है मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था, छठवा है भारत का संविधान, शासन प्रणाली और अर्थव्यवस्था, सातवां है विज्ञान और पर्यावरण, आठवां है अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं यानी कि करंट अफेयर, नवा है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, और दसवां है राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक संविधिक संस्थाएं यानी कि आयोग। अब इस पूरे सिलेबस को हम ध्यान से देखें। मैं डिटेल में भी अभी आपको सिलेबस बताऊंगा, लेकिन यहां पर कुछ चीजें आपको स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। पहली चीज, एमपी की 3 यूनिट है, यूनिट 1, दूसरी यूनिट 2 और तीसरी यूनिट 3। यानी एक तिहाई जो इसका जो 30% हिस्सा है वो एमपी से है। तो एमपी सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है। अब चूंकि पूरे सिलेबस को 10 भागों में बांटा गया है, इसलिए हम मोटा माटी ये अनुमान लगा के चल रहे हैं कि आने वाली परीक्षा में हर यूनिट से कम 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि पहली यूनिट से 10 प्रश्न, इसी प्रकार से 10 यूनिट से 10-10 प्रश्न अगर आते हैं तो आपके 100 प्रश्न हो जाएंगे। और लगभग इसी प्रकार का पैटर्न पिछली परीक्षाओं में भी रहा है। यानी कि मध्य प्रदेश से लगभग 25 से 30 प्रश्न आते थे और इस बार तो उन्होंने क्लियर कर दिया, मध्य प्रदेश की 3 यूनिट रखी, यानी कि इतिहास संस्कृति साहित्य की पहली यूनिट, भूगोल की दूसरी यूनिट, संवैधानिक व्यवस्था और अर्थव्यवस्था की तीसरी यूनिट। यानी कि मध्य प्रदेश से लगभग 30 प्रश्न आने की उम्मीद है। उसी प्रकार से भारत के इतिहास से 30 प्रश्न, भारत और विश्व के भूगोल से भारत के इतिहास से 10 प्रश्न। यानी कि हर यूनिट से हम यही मान के चल रहे हैं कि 10-10 प्रश्न आएंगे और उसी प्रकार से हमारी तैयारी को हम आगे बढ़ाएंगे। अब क्या क्या और बदलाव हुए इनके अंदर मैं आपको बता देता हूं। अब इसमें आप देख पा रहे होंगे कि कुछ टॉपिक्स के ऊपर मैंने स्टार लगाया हुआ है। तो स्टार का मतलब ये है कि ये वो टॉपिक हैं जो नए जुड़े हैं और जिन पर हमें विशेष ध्यान देना है। नए जुड़े का मतलब पिछली बार नहीं थे, हाँ पिछली बार थे, लेकिन इतना स्पेसिफाई करके इनको नहीं बताया गया था। जैसे मध्य प्रदेश के इतिहास और संस्कृति की मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं और प्रमुख राजवंश, ये स्पष्ट लिखा गया है। स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, ये पिछली बार आप नहीं पढ़ते थे, इसे अधिकांशतः छोड़ दिया जाता था, या पढ़ते थे तो बहुत हल्का पढ़ते थे। इसके अलावा कलाएं, स्थापत्य कला आप पढ़ते थे। देखिए स्थापत्य कला भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पहले बाकी कलाएं को तो प्रश्न बनते थे, लेकिन स्थापत्य कला को लेकर विशेष कोई प्रश्न नहीं बनते थे। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां, बोलियां, मध्य प्रदेश के त्योहार, लोक संगीत, लोक कलाएं, लोक साहित्य, प्रमुख साहित्यकार, उनकी कृतियां,
प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थल, तो ये पर्यटन स्थल के ऊपर भी प्रश्न बनते थे। जनजातीय व्यक्तित्व, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनजातीय व्यक्तित्व से भी सीधा सीधा सिलेबस में नहीं दिया गया था, तो मध्य प्रदेश के इतिहास और संस्कृति में ये था। अब भारत के इतिहास की हम बात करें, भारत का इतिहास एज यूजुअल है, कोई विशेष इसमें अंतर नहीं है, बस ये यहाँ पर दो चीज़ें विशेष फोकस की हैं। पहले 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, इसको सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट करके आपको पढ़ना है। देखिए, जो भी यहाँ पर टॉपिक आपको दिया है उस टॉपिक को तो आपको 100% कवर करना ही है, इसके अलावा भी आप कवर कर सकते हैं, लेकिन जो यहाँ सीधा सीधा लिखा ना उस पर विशेष फोकस करेंगे। जैसे प्राचीन मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं, प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था, यानी कि इसमें पूरा प्राचीन और मध्यकालीन भारत का इतिहास आपसे पूछा जाएगा। 19वीं 20वीं शताब्दी में जो सामाजिक सुधार आंदोलन हुए और धार्मिक, जिसे भारतीय पुनर्जागरण को सामाजिक सुधार आंदोलन कहा जाता है, धार्मिक सुधार आंदोलन में भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन, दो चीजें आएंगी। उसके अलावा स्वतंत्रता संघर्ष में 1857 की क्रांति भी आ जाएगा, किसानों के विद्रोह वगैरह भी आ जाएंगे, जो भारत के, उसके बाद जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुआ पूरा, गांधी योग, कांग्रेस की स्थापना, वो सारी चीजें पूछी जाएंगी। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण और पुनर्गठन, यानी कि भारत की आज़ादी के बाद जो 563 रियासतें थी उनको एकीकृत करके कैसे एक भारत बताया गया, कैसे राज्यों का पुनर्गठन हुआ, इन सब को भी हम इसमें विशेष फोकस करके दिया है, यानी कि ये नई चीज़ है तो इस पर भी आप विशेष फोकस करेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश का भूगोल एज इट इज़ है, कोई विशेष बदलाव नहीं है। वन, वनोपज, वन्यजीव, नदियाँ, पर्वत श्रृंखलाएं, ये आपको पढ़ना ही है। जलवायु आप पढ़ते थे, प्राकृतिक और खनिज संसाधन ये भी पढ़ते थे, परिवहन, खनिज और विद्युत परियोजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं, कृषि, पशुपालन, कृषि आधारित उद्योग, तो ये भी आप सब पढ़ते थे, उद्योग वगैरह भी पढ़ते थे। उद्योग में यहाँ उन्होंने स्पेशल कर दिया कि अब केवल कृषि आधारित उद्योगों को आप विशेष फोकस में रखेंगे। बाकी मैं आपको सलाह दूंगा बाकी उद्योग भी आप पढ़ के जाएं, लेकिन कृषि आधारित उद्योगों को विशेष फोकस में रखना है। अब जो चौथी यूनिट है वो भारत और विश्व के भूगोल की है। अब भारत और विश्व के भूगोल में आप देखेंगे तो इन्होंने क्या कर दिया है, भौतिक भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, सामाजिक भूगोल और आर्थिक भूगोल, इन चार टॉपिक्स में भारत के भूगोल को बांट दिया है। तो भारत की भूगोल की भौतिक विशेषताएं और प्राकृतिक प्रदेश आप स्पष्ट रूप से पढ़ के जाएंगे। दूसरा वन, खनिज संपदा, जल, कृषि, वन्यजीव, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और सफारी पढ़ेंगे। सामाजिक भूगोल में जनसंख्या संबंधी यानी कि जनगणना की पूरी हमारी जो है उसको पढ़ के जाएंगे। आर्थिक भूगोल में प्राकृतिक और मानवीय संसाधन जैसे उद्योग, यातायात के साधन पढ़ के जाएंगे। विश्व के भूगोल में विश्व के महाद्वीप, विश्व के देश, महासागर, नदियां और पर्वत, ये सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतना पढ़िएगा। और विश्व के प्राकृतिक संसाधनों में ये पढ़ के जाना है। इसके अलावा परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं, उसको भी आप पढ़ेंगे, भारत के संदर्भ में भी और विश्व के संदर्भ में भी। तो ये तो हुआ भारत और विश्व के भूगोल का पूरा सिलेबस। अब पांचवी जो यूनिट है उसमें राज्य की संवैधानिक व्यवस्था, राज्य की यहाँ पर याद रखिएगा मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था है, उसको आप पढ़ के जाएंगे, जिसमें मध्य प्रदेश के राज्यपाल से संबंधित क्या क्या प्रावधान है, मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल के प्रावधान, मध्य प्रदेश की विधानसभा और मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय। तो इन सबको अच्छे से पढ़ के जाएंगे, अच्छे से तैयारी करके जाएंगे। मध्य प्रदेश के अंदर जो पंचायती राज अधिनियम लाया गया है, जो नगरीय प्रशासन है, उसके बारे में भी आप अच्छे से यहाँ पर पढ़ के जाएंगे। अब राज्य की अर्थव्यवस्था में क्या पढ़ेंगे, जननांकिकी और जनगणना, याद रखिएगा जननांकिकी जनगणना भारत की भी पढ़नी है आपको और मध्य प्रदेश की भी पढ़नी है। मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास मध्य प्रदेश में कैसे हुआ, उसके क्या क्या अलग एस्पेक्ट्स हैं, उन सब के बारे में आपको पढ़ना है। मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग पढ़ना है। मध्य प्रदेश की जातियां, याद रखिएगा जातियां हैं ये, अनुसूचित जातियां और जनजातियां, तीन चीजें। अभी तक SC और ST पढ़ते थे, लेकिन जातियों के बारे में भी थोड़ा सा आप नॉलेज रख के जाएंगे। राज्य की प्रमुख कल्याणकारी योजना, तो योजनाएं भी आपको पढ़ के जानी है। अब बात करी जाए भारत के संविधान की, शासन प्रणाली की और अर्थव्यवस्था की, तो इसमें जो बड़ा बदलाव किया गया है वो यहाँ पर देखेंगे पहले में कि भारतीय शासन अधिनियम 1919 और 1935 यहाँ पर दो ही मेंशन किए गए हैं। तो क्या उससे पहले के जो भारत शासन अधिनियम है या चार्टर्ड एक्ट जिन्हें हम कहते हैं, क्या उनको छोड़ के जाए, तो मैं आपको सलाह दूंगा मत छोड़ के जाइए, लेकिन 1919 और 1935 की तो एक एक लाइन पढ़ के चले जाइए, क्योंकि उम्मीद है कि इनसे जरूर प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। बाकी छोड़ना नहीं, पढ़ना उसको भी है, लेकिन इस पर विशेष फोकस रहेगा। इसके अलावा संविधान सभा, संघीय कार्यपालिका यानी कि पूरी सरकार का आपको पढ़ना है, केंद्र के अंदर राष्ट्रपति से लेकर तो फिर महान्यायवादी तक, संसद पढ़ना है, नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य, राज्य के नीति निश्चय तत्व, संवैधानिक संशोधन प्रमुख जो है, सर्वोच्च न्यायालय और भारत की जो न्यायिक व्यवस्था उसको पढ़ेंगे। ये तो हुआ हमारे संविधान का पार्ट। अब संविधान के बाद अगर अर्थव्यवस्था के पार्ट में देखें तो भारत की अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास भारत का,
औद्योगिक विकास में जो भारत का नियोजन रहा है योजनाओं का, वो सब पढ़ेंगे। विदेशी व्यापार, आयात और निर्यात, आयात निर्यात से संबंधित जो आंकड़े उनको आप विशेषकर पढ़ के जाएंगे। वित्तीय संस्थाओं को विशेषकर पढ़िएगा इस बार, रिजर्व बैंक के बारे में, जो नेशनलाइज बैंक है उनके बारे में, सेबी के बारे में, एनएसई के बारे में, और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान उन सब के बारे में। तो ये भी स्टार में लिखा हुआ है क्योंकि ये विशेष है, थोड़ा सा स्पेसिफाई किया गया है कि वित्तीय संस्थाओं में आप यही पढ़ के जाएंगे। अब वहाँ पर 7वें की बात करूँ, 7वें में विज्ञान और पर्यावरण, इसमें बड़ा चेंज हुआ है। देखिए बड़ा चेंज क्यों कह रहा हूँ, पहला ही टॉपिक आ गया है विज्ञान के मौलिक सिद्धांत। याद रखिएगा विज्ञान के मौलिक सिद्धांत में आपको फिजिक्स भी पढ़नी है, आपको केमिस्ट्री भी पढ़नी है, और आपको बायो भी पढ़नी है। इसका मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपको हटाया नहीं गया है, उसको मौलिक सिद्धांत में, क्योंकि फिजिक्स में भी साइंस के कुछ बेसिक सिद्धांत है, उन सबको पढ़ना है। केमिस्ट्री में भी है, बायो में भी, तो वो सब आप पढ़ के जाएंगे। उसके अलावा ये एक नई चीज़ है, प्रश्न पहले भी पूछे जाते थे लेकिन बिल्कुल इस बार बता दिया कि हम प्रमुख वैज्ञानिक संस्थानों के बारे में पूछेंगे, उन संस्थानों की उपलब्धियां पूछेंगे। भारत का जो उपग्रह और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है यानी इसरो है, उसके बारे में भी आपसे पूछेंगे। पर्यावरण जैव विविधता हमेशा से पूछा जाता था, पारिस्थितिकी तंत्र हमेशा से पूछा जाता था, पोषण, आहार और पोषक तत्व ये पूछा तो जाता था, लेकिन इस बार इस पर विशेष फोकस आप करेंगे। बायो में मानव शरीर रचना, मानव शरीर रचना में मानव के जितने भी अंग हैं, तंत्र हैं, खासकर उन तंत्रों को आप विशेष तरीके से पढ़ के जाएंगे। कृषि उत्पाद तकनीक, इससे भी प्रश्न आएंगे। खाद्य संस्करण, ये मेंस का टॉपिक था लेकिन ये इसमें भी जोड़ा गया है। स्वास्थ्य नीति, भारत सरकार की भी और राज्य की भी, स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी कि योजनाएं। उसके अलावा प्रदूषण तो पूछा जाता था, लेकिन प्राकृतिक आपदाएं और प्रबंधन इस बार स्पेशल, यानी कि जिस पे स्टार लगा है वो आप नया मानकर चलें और इन पर विशेष फोकस करके आप चलें। अब 8वीं यूनिट जो है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं हैं, यानी कि करंट अफेयर की पूरी यूनिट है। तो 10 प्रश्न आप करंट अफेयर से मान लीजिए। अब इसमें भी वो आपसे क्या पूछेगा, महत्वपूर्ण व्यक्ति पूछेगा, यानी पिछले 2 साल के अंदर। याद रखिएगा 2019 का जो पेपर हुआ था उसमें एमपी के भी करंट अफेयर और भारत के भी करंट अफेयर, 2020 में जो पेपर हुआ था 2018 तक के, इवन एमपी में तो 2016 तक का करंट अफेयर आपसे पूछ लिया था, एमपी करंट अफेयर का। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। महत्वपूर्ण व्यक्ति और स्थान, महत्वपूर्ण घटनाएं, जो भी इंपॉर्टेंट घटनाक्रम हुए हैं। भारत और मध्य प्रदेश की खेल संस्थाएं, याद रखिएगा मध्य प्रदेश की खेल संस्थाओं के बारे में आप जरूर पढ़ेंगे। खेल प्रतियोगिताएं और खेलों से संबंधित पुरस्कार, तो ये करंट अफेयर भी इसमें कंप्लीट है और खेल का भी इसमें पार्ट आप कह सकते हैं। तो खेल और करंट अफेयर यहाँ से आप पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण व्यक्ति, संस्थान, इसमें विविध भी मैं आपको सलाह दूंगा। विविध बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा पार्ट है, 10-20 पेज में। विविध भी मेरी सलाह पे आप पढ़ के जाइए। इसके अलावा सूचना और संचार तकनीकी, अभी तक वो आपसे केवल सूचना और संचार प्रौद्योगिकी इतना भर पूछता था, अब इसमें इलेक्ट्रॉनिकी उसने जोड़ दिया, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग साइट और ई कॉमर्स, यानी कि अभी जो वर्तमान में जिन चीज़ों का आप यूज़ कर रहे हो वो सब के सब, और भविष्य में जिनका यूज़ करना, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, इन सब के बारे में उसने पूछा है। तो ये विशेष, और चूंकि सूचना संचार प्रौद्योगिकी अपने आप में एक टॉपिक है, 10 प्रश्न तक इससे बनने की संभावना है। हालांकि 6-7 प्रश्न नॉर्मली अभी भी पूछे जाते थे कंप्यूटर वाले, तो अब लेकिन इस पर विशेष फोकस हमें करना है। अब ये कुछ है राष्ट्रीय और प्रादेशिक लेवल की कुछ संवैधानिक का मतलब जिनका वर्णन संविधान में किया गया है। सांविधिक मतलब जो कानून के द्वारा भारत संसद ने या राज्य की विधानमंडल ने कोई कानून पारित किया और उस कानून के तहत कोई संस्था बन गई, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसको हम सिंपल भाषा में आयोग कह रहे हैं। जैसे भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी, एमपीपीएससी, सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नीति आयोग, मानव अधिकार आयोग। याद रखिएगा मानव अधिकार आयोग ये भारत का भी पढ़ना है और मध्य प्रदेश का भी पढ़ना है। महिला आयोग दोनों का, बाल संरक्षण आयोग, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, सूचना आयोग, सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय हरित अधिकरण और खाद्य संरक्षण आयोग। इनमें से जो जो भारत में है और मध्य प्रदेश में दोनों पढ़ेंगे। जरूरी नहीं कि महिला आयोग केवल आप भारत का पढ़ के जाएं, मध्य प्रदेश का महिला आयोग भी और भारत का भी, तो ये आपको सब पढ़ के जाना है। ये सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले अधिनियम 3 हुआ करते थे, इस बार ये नया टॉपिक जुड़ा है। तो जो नए टॉपिक जुड़े हैं उन पर आप विशेष फोकस करके जाएंगे। तो ये तो हमने पूरे सिलेबस को समझ लिया। अब इस सिलेबस को समझने के बाद में अब आपको अगला पार्ट पे जाना है, योजना बनाने के पार्ट पे। देखिए ये सबसे क्रिटिकल, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा जरूरी
अगर कोई पार्ट है तो वो यही है। योजना बनाते समय मेरी सलाह पे आप क्या करें, सिलेबस को 2 भागों में बांट लें, पूरे पूरे सिलेबस को। एक को लिखें सिलेबस 1, दूसरे को लिखें सिलेबस 2। अब सिलेबस 1 में आपको किन किन चीज़ों को शामिल करना चाहिए, मेरी ये आपको सलाह है, बाकी आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं। सबसे पहले चूंकि इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश का वेटेज 30%, 30 प्रश्न या 3 यूनिट सीधी सीधी मध्य प्रदेश से है, तो मध्य प्रदेश का इतिहास संस्कृति, मध्य प्रदेश का भूगोल और मध्य प्रदेश का संवैधानिक व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, यानी 3 टॉपिक आप इसमें शामिल करेंगे। इसके अलावा विभिन्न आयोग, सूचना संचार प्रौद्योगिकी, करंट अफेयर, खेलकूद और मेरी सलाह पर इसमें आप विविध को भी पढ़ के जाइए। अगर मैं इन 6 टॉपिक को मिला दूं, 6 यूनिट को मिला दूं, तो ये 60% है अंक। अगर इन एक एक यूनिट से 10 अंक का पूछा जाएगा तो 60% अंक इन्हीं से आते थे, और अभी तक भी ऐसा ही होता था। अगर पिछले 2019 को देखेंगे तो 2019 में इन्हीं टॉपिक से, अगर आयोग की जगह पर मैं इसमें सिर्फ क्या कर दूं, अधिनियम कर दूं, तो लगभग 65 प्रश्न तक इनसे 60 प्लस प्रश्न जो है इन्हीं टॉपिक से पूछे गए थे। तो अभी भी आगे भी ऐसा ही रहेगा। अब सबसे मजेदार बात यह है कि दूसरे पार्ट में किसको रखें, जैसे आप भारत के इतिहास को रखें, भारत और विश्व का भूगोल, भारत का संविधान, शासन प्रणाली, अर्थव्यवस्था, विज्ञान और पर्यावरण, इसको रखेंगे। ये आपसे 40 अंक के पूछे जाएंगे। अब देखिए 60-40 का रेशियो यहां पर आ गया, एक तरफ 60 है और एक तरफ 40 है। मैं क्यों कह रहा हूं दो को, इनको अलग अलग पढ़ने के लिए? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप इस पूरे सिलेबस को ध्यान से देखेंगे, जैसे एमपी में एमपी जीके अगर आपको पढ़ना है तो 170 से लेकर 200 पेजेस की आप बुक पढ़ेंगे, वो पर्याप्त होगी मध्य प्रदेश की तैयारी करने के लिए। वहीं आप, अच्छा, ये जो पेजेस मैंने लिखे किसके आधार पर लिखे? ये एग्जाम गुरुजी के नोट्स के आधार पर लिखे हैं, जो एग्जाम गुरुजी ने 2020 की परीक्षा के लिए आपके नोट्स तैयार किए हैं, उनके हिसाब से मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ कि 170 पेज में हमारी बुक है। कोई और मार्केट में बहुत सारी बुकें आपके पास भी होंगी, तो 200 पेज की बुक सफिशियंट होगी, इससे ज़्यादा पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। विभिन्न आयोग, एग्जाम गुरुजी ने 30 पेजेस के सुपर इंपॉर्टेंट नोट्स आपके लिए तैयार किए हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी 40 पेजेस में हमने आपके लिए किया है, बाकी आप इसको 10-20 पेज ऊपर नीचे मान के, जो आपके पास बुक होंगे उसको मान के चलेंगे। करंट अफेयर, खेलकूद और विविध में लगभग 100-120 पेज में आप कंप्लीट कर लेंगे। तो ये 350 से 400 पेज के अंदर, 350 से 400 पेज के अंदर अगर एक स्टैंडर्ड आप नोट्स, एग्जाम गुरुजी के नोट्स लेते हैं तो 360 पेज में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी कोई बुक भी आपके पास है तो 400 पेज आपको मैक्सिमम पढ़ने हैं, उसमें आपका 60% कवर हो जाएगा। वहीं अगर दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ूं, भारत का इतिहास 240 पेज, भारत का भूगोल 70 पेज के आसपास, ये एग्जाम गुरुजी के नोट्स के बता रहा हूं मैं। विश्व का भूगोल 90 पेज, भारत का संविधान, शासन प्रणाली 90 पेज, अर्थव्यवस्था 60 पेज, विज्ञान 120 पेज और पर्यावरण 30 पेजेस। अगर इन पूरे पेजेस को जोड़ूं तो आपको कम से कम 700 से, दूसरी अगर बुक्स पढ़ेंगे तो 1000 पेज ही हो जाएंगे आपके, क्योंकि इतिहास ही कम 400-400, 500 पेज की बुक मिलती हैं। अगर आपने संविधान में, अगर आपकी मत मारी गई और आपने लक्ष्मीकांत जैसी बुक उठा ली तो फिर तो आपके बारे न्यारे हो गए, 700-800 पेज आपको इसको पढ़ने पड़ेंगे। तो ऐसे में अगर आपका आधे पेज पढ़ के, लगभग 750 का आधा मैं आपसे बताऊं तो 350 पेज होता है, तो आधे पेज पढ़ के 60% आपका सिलेबस हो रहा है। वहीं आपको दुगने पेज पढ़ के 40% सिलेबस पूरा हो रहा है। तो यहां मैं आपको अब सलाह दूंगा, यहां पर मेरी बात मानिए। सबसे पहले इन 360 पेजेस को, यानी कि 60% का जो स्कोर है आपका, उसको इतना पक्का कर ली कि इसमें आपसे 50 से लेकर 55 अंक, मैं कह रहा हूं 55 अंक से कम आना ही नहीं चाहिए। 50 प्लस स्कोर करना चाहिए। किसी भी कंडीशन में आपका स्कोर 50 से नीचे होना ही नहीं चाहिए। मैं तो कह रहा हूं 55 अंक इसमें आप स्कोर कर लें, इसको इतना पक्का कर लें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब क्या मात्र 55 अंक में आपका पास हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे। मैं कह रहा हूं बिल्कुल नहीं होंगे। आपको इस सिलेबस को भी पूरा पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मैं कह रहा हूं इस सिलेबस को आप पहले कर लीजिए और ज्यादा अच्छे से कर लीजिए। बाकी ये सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा है, इसको भी हमें पूरा करना है। और इन 40 में से अगर हम 30 अंक भी लेकर आ गए और इधर हमारे पास 55 अंक हैं, तो अब अगर 40-50, इधर भी 50 है और इधर हम 40 में से 30 लेकर आ गए, या 40 में से 25 अंक लेकर आ गए, तो 75 अंक से लेकर 80 अंक के बीच में आपके आ जाएंगे और आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक रहा। देखिए ये अंतर है। एक सही योजना बनाएंगे तो इस प्रकार से आपको काम करना पड़ेगा। क्या सिलेबस ये छोड़ दें? मैं कहूंगा बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, इसका भी पूरा करना है। लेकिन पहले ये पूरा हो जाए,
इसका पूरा होने के बाद आपको फायदा ये होगा कि आप केवल आधे समय में, इससे आधे समय में 60% आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा और उसके बाद जो दिमाग से टेंशन आप फ्री होंगे और उस टेंशन फ्री होने के बाद आप ये पढ़ने बैठेंगे तो आपका ईजी हो जाएगा चीज़ों को कवर कर पाना। छोड़ना ना ये है, याद रखिएगा, ना तो सिलेबस 1 छोड़ेंगे ना सिलेबस 2 छोड़ेंगे, लेकिन इस चीज़ को फोकस करते हुए हम पढ़ेंगे। अब मैं आगे आपको बता रहा हूं योजना बनाने की अगली चीज। अब हमें लक्ष्य तय करना है। क्या लक्ष्य हमें तय करना चाहिए? हमें लक्ष्य ये तय करना, पहला, पूरा जो सिलेबस है, लगभग 1000 पेजेस का सिलेबस है, एग्जाम गुरुजी के नोट्स हमने आपके लिए तैयार किए हैं, उनमें बाकी में भी आप जाएंगे तो वो आपकी इच्छा है 1500 के आसपास पेजेस बनेंगे। A4 पेज की बात कर रहा हूं, जो आपका नॉर्मल फोटोकॉपी वाला पेपर होता है उसकी बात कर रहा हूं। इस पूरे सिलेबस के एक एक शब्द को हमें कम से कम 2 से लेकर 3 बार पढ़ना है और ये सब कुछ हमें 60 दिन के अंदर करना है। अब आप बोलेंगे कि यार ये क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है और बहुत आसानी से पॉसिबल है, बहुत आसानी से पॉसिबल है। दूसरी चीज जो आपको करना है वो 8000 से लेकर 10,000 के बीच में एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं उनको हल करना है, उनको लगाना है। ये 2 काम आपने कर लिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। अब आप दिमाग में ये सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में कि हाँ कैसे होगा इतने काम, इतने बड़े 2 से 3 बार पूरा सिलेबस पढ़ लेंगे, 8000 10,000 क्वेश्चन भी लगा लेंगे। ये दिखने में बड़ा लग रहा है पहाड़, लेकिन यकीन मानिए अगर डेली और मेरी बताई गई तरकीब से करेंगे तो ये बहुत छोटी सी चीज़ और बहुत आसानी से पूरी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एमसीक्यूज की, क्योंकि अगला टॉपिक होगा पढ़ाई कैसे करें और कैसे पढ़ना होगा आपको कि आप 2 से 3 बार पूरे सिलेबस को या 20 दिन के अंदर पूरा सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लें। तो उसके लिए मैं आगे बताऊंगा, पहले एमसीक्यूज वाले पार्ट पे हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, एमसीक्यूज वाले पार्ट की अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो आप इसमें सोर्स बनाइए एग्जाम गुरुजी के टेस्ट सीरीज को। अब आप कहेंगे साहब आप तो अपना ही प्रचार कर रहे हैं, एग्जाम गुरुजी की टेस्ट सीरीज को क्यों मैं आपसे कहने का बोल रहा हूं? देखिए, सबसे पहले तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में, तो आप किस भाषा से हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हिंदी में तो हिंदी में लगाइए, इंग्लिश में तो इंग्लिश में, दोनों भाषा में है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज है, 125 टेस्ट इसमें आपको हम दे रहे हैं और इन 125 टेस्ट में आप सबसे अच्छी बात यह है कि ये सभी टेस्ट टॉपिक वाइज हैं, सब्जेक्ट वाइज हैं, चैप्टर वाइज। जैसे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की बात करूं तो मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के अकेले 20 टेस्ट हैं, इसमें इतिहास के 10 टेस्ट हैं, विश्व के भूगोल के 4 टेस्ट हैं। तो इस प्रकार से देखेंगे तो हमने टॉपिक वाइज ही कम से कम 101 टेस्ट कर लिए हैं और 24 टेस्ट एफएलटी जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश का, जैसे मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय गठन पढ़ लिया, उसका टेस्ट लगा लीजिए, मतलब जो चैप्टर पढ़ते जाएं उसके हिसाब से टेस्ट लगाते जाइए। ऐसे ही 101 टेस्ट है चैप्टर वाइज, जो पढ़ा उसका टेस्ट लगा लो। 7,500 से ज़्यादा इसमें इन सबको मिलाएंगे तो 7,500 एमसीक्यूज हो जाएंगे, जो बहुत सफिशियंट है। पीडीएफ भी इसकी उपलब्ध रहेगी, या तो ये कर लो। दूसरा आप क्या कर सकते हो, दूसरा आप घटना चक्र की किताबें आती है, अगर आप ये नहीं लगाना चाहते कोई बात नहीं, आप घटना चक्र की किताब आती है सभी सब्जेक्ट्स के लिए, उसमें खासकर इतिहास की किताब ले लो, पॉलिटी ले लो, ज्योग्राफी ले लो, इकोनॉमी ले लो, इन्वायरमेंट ले लो, ये ले लो। लेकिन उसमें आपको दिक्कत क्या जाएगी, एमपी नहीं मिलेगा उसके अंदर आपको कंप्यूटर नहीं मिलेगा उसके अंदर, राइट। तो और जो नए जो साइंस वगैरह का जो कुछ चैप्टर जुड़े हैं वो नहीं मिलेगा, आयोग नहीं मिलेंगे। एग्जाम गुरुजी की टेस्ट सीरीज में ये सब कवर किया गया, जैसे आयोग से ही 5 टेस्ट हैं आपके इसमें, राइट। लूसेंट एमसीक्यू की एक बुक आती है, उसको भी आप कवर कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है पर डे, अब आपको क्या करना है, कुछ मत कीजिए, पर डे 200 प्रश्न कम से कम एमसीक्यू आज से ही हल करना प्रारंभ कर दीजिए और अगले 50 दिनों के अंदर आप 10,000 प्रश्न हल कर पाएंगे। और इन 200 प्रश्नों को हल करने में बहुत से बहुत आपको 1 घंटा लगने वाला है, याद रखिएगा। 1 घंटा तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, 1 घंटा लगने वाला है। अगर डिस्क्रिप्शन वाला आप कुछ पढ़ रहे हैं जिसमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी होगा तो 2 घंटे लगेंगे। इतने कम समय में आप पर डे 2 घंटा देके या 1 से 1.5 घंटा देके आप अगले 50 दिन में 10,000 एमसीक्यूज कर लेंगे। देखिए, एक दिन में 10,000 करने बैठेंगे, एक दिन में 1,000 करने बैठेंगे तो नहीं होगा, आपको डेली करना पड़ेगा। और मैं सलाह दूंगा आप टॉपिक वाइज जो पढ़ें उसका टेस्ट लगाएं, जो पढ़ें उसका टेस्ट लगाएं, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। आप 3 मैंने आपको दे दिए कि कौन कौन सी 3 चीज़ें जो आप कर सकते हैं, 3 जगह से अपने एमसीक्यूज लगा सकते हैं। अब पूरे सिलेबस को 2 से 3 बार कैसे पढ़ें अगले 60 दिन में, ये मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत ध्यान से आप देखिएगा। सबसे पहली एक गांठ बांधो अपने दिमाग में, एक सब्जेक्ट एक पुस्तक, एक सब्जेक्ट एक पुस्तक या कोई नोट्स, इसके अलावा दूसरी चीज से हाथ लगाना ही नहीं है। जैसे
मध्य प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं। मध्य प्रदेश में आज की तारीख में मार्केट में 7 से 8 अच्छी पुस्तकें मानी जाती हैं जो उपलब्ध हैं। एग्जाम गुरुजी के नोट्स उपलब्ध हैं। उसके बाद आप देखेंगे मुकेश माहेश्वरी की पुस्तक उपलब्ध है, पुणेकर की पुस्तक उपलब्ध है, महावीर की पुस्तक उपलब्ध है, टीएमएच की पुस्तक उपलब्ध है, अरिहंत की पुस्तक उपलब्ध है और नए पब्लिकेशन काफ़ी सारे हैं, उन सब की पुस्तक उपलब्ध है। अब आप विशेषज्ञ बनने बैठे और कम से कम घर में आप हर एक के पास 2 से 3 किताब तो होगी और आप ये चाहते हैं कि इन 2 से 3 किताबों को मैं पूरा पढ़ लूं और एक एक किताब 200 से लेकर 250 पेज की है। अब आप उस चक्कर में क्या होते हो कि पहली किताब पढ़ने बैठे उसके 50 पेज पढ़े, फिर यार इसमें मजा नहीं आ रहा, अगली किताब पढ़ने बैठे उसमें 50 पेज पढ़ लिए, तो आप 50 पेज क्या पढ़ रहे हो, स्टार्टिंग के 4 से लेकर 5 चैप्टर ही पढ़ते हो और हर एक सब्जेक्ट के साथ यही करते हो। आपने क्या कर लिया, कैसी पुस्तक चुन ली प्रीलिम्स के लिए भी, आपने लक्ष्मीकांत चुन ली। लक्ष्मीकांत पुस्तक भाई साहब 800 पेज की है। अब 800 पेज आपके लिए पॉलिटी से पढ़ने का समय है। पॉलिटी के अगर आप इस यूनिट में देखेंगे तो 5 प्रश्न आने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, पॉलिटी और इकोनॉमी दोनों को एक ही यूनिट में रखा है। तो हम ये मान के चल रहे हैं 5 क्वेश्चन पॉलिटी से आ जाएंगे, 5 क्वेश्चन इकोनॉमी से आ जाएंगे। अब इन 5 क्वेश्चन के लिए आप 800 पेज की बुक पढ़ने बैठोगे क्या? मैं कह रहा हूं इसीलिए एक पुस्तक एक नोट्स, अगर ये नियम आपने बनाया, पहला नियम तो आपको यही करना है। बाकी जितनी भी पुस्तकें आप ताला लगा के अलमारी में रख दो, चाबी को ताला वगैरह में फेंकाओ। एक पुस्तक एक नोट्स, आपके पास पता होना चाहिए कि मैं इस सब्जेक्ट के लिए ये पुस्तक पढ़ूंगा, दूसरी से हाथ भी नहीं लगाऊंगा जब तक वो 4 बार पूरी नहीं पढ़ लेता। अब मैं एग्जाम गुरुजी के नोट्स के हिसाब से आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे आपको 1000 पेज पढ़ना है, या फिर आपने एक पुस्तक एक पुस्तक एक विषय के हिसाब से आपने चूज कर ली, तो सबसे पहले देख लो कि आपको 1000 पेज पढ़ने हैं, 2000 पेज पढ़ने हैं, 1500 पेज पढ़ने हैं, कितने पेज पढ़ने हैं। आपको पास पता तो होना चाहिए कि आपको चलना कितना है भाई। जब तक आपको पता ही नहीं होगा आपको करना क्या है, कितना पढ़ना है, तब तक आप कैसे तय करोगे कि कितने दिन में पूरा होगा। अब इसको 20 दिन में पूरा पढ़ना है अगर, तो मेरा अनुमान ये है, और मैंने अपने से ये घड़ी लगा के अच्छे से चेक किया है, कि आप A4 साइज के 50 पेज 2 से लेकर 4 मिनट के अंदर, जिसकी रीडिंग स्पीड बहुत अच्छी है वो 2 मिनट में एक पेज पूरा पढ़ लेता है अच्छे से समझ के। जिसकी रीडिंग स्पीड थोड़ी कमजोर है वो 3 मिनट में, और जिसकी बहुत ज़्यादा कमजोर है वो 4 मिनट में पूरे पेज को पढ़ लेगा। जो 2 मिनट में पूरा पेज पढ़ रहा है उसके लिए 50 पेजेस को पढ़ना यानी कि 100 मिनट, यानी कि लगभग 2 घंटा। हम और उसमें आधा घंटा जोड़ लें तो 2.5 घंटा। जो थोड़ा कमजोर है उसके लिए 3-3.5 घंटे में आप 50 पेज बहुत आसानी से बहुत समझ के पर डे पढ़ सकते हैं। यानी आप 2.5 से 3 घंटा प्रतिदिन देंगे तो आप 50 पेज प्रतिदिन पढ़ पाएंगे, 50 पेज प्रतिदिन पढ़ पाएंगे। और इन 50 पेजेस को आप 20 दिन से गुणा कर दीजिए तो ये कितना हो गया, सीधा सीधा 5 दूनी 10 और ये 2 जीरो 1000, यानी 2.5 से 3 घंटा प्रतिदिन पढ़ के आप 1000 नोट्स 20 दिन के अंदर पूरे कर सकते हैं। ये आपको अब देखना होगा कि आप करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन ये 2.5 से 3 घंटा अनइंटरप्टेड होना चाहिए। मतलब आप और आपकी किताब, ऐसा नहीं पोथी की तरह बांचना नहीं है कि आप एक तरफ मोबाइल चल रहा है, दिमाग में ख्याल कोई और चल रहा है और सामने किताब रखी, इस प्रकार का नहीं। आप और आपकी किताब के बीच में कोई नहीं होना चाहिए। उसके लिए मैं आगे बताऊंगा जुड़ जाते समय। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे ज्यादा बड़ी गलती आप लोग कर देते हो वह मैं आपको बताऊंगा, समय का प्रबंधन आपको कैसे करना है। आप अगर पढ़ने में समय लगा रहे हैं, जैसे आप 4 घंटे पढ़ने के लिए, जैसे अभी ये करोड़ मरो की स्थिति, अगले 20 दिन आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, काम करते हैं, तो कम से कम 4 घंटे से 5 घंटा प्रतिदिन निकाल लीजिए। 2 घंटा सुबह निकाल लीजिए, 2-2.5 घंटा, 2-2.5 घंटा शाम निकाल लीजिए। और अगर आप सिर्फ स्टूडेंट हैं तो मैं आपसे कहूंगा आप अगले 10 घंटे सिर्फ इसको दीजिए। आपके पास 24 घंटे हैं, 8 घंटे मस्ती से सोइए, खूब मस्ती से सोइए। 8 घंटे सोने के बाद भी आपके पास 16 घंटे बचेंगे। 2 घंटे खुद के नृत्य में लगा दीजिए। उसके बाद भी आपके पास में अगर 2 घंटे लगा देंगे ना, 14 घंटे बचेंगे। 14 में से मैं 4 घंटे और कह रहा हूं दोस्तों में, मटर गश्ती में जहां लगाना वहां लगा दो। अंतिम के जो 10 घंटे हैं उसको सारी दुनिया से काट के, खुद को अपना फोन बंद करके, जैसे एक योगी बैठता है ध्यान में, एक भगवान का भक्ति करने वाला बैठा भक्ति में, आप 10 घंटे अपनी किताबों के साथ डूब जाओ, या जो आपके पास स्टडी मटेरियल है उसके साथ डूब जाओ। अब मैं इसमें समय प्रबंधन, जैसे आपके पास जितना भी समय आप लगा रहे हो कि मुझे 4 घंटे पढ़ना, 8 घंटे पढ़ना, तो 8 घंटे पढ़ने वाले मैं एक स्टैंडर्ड टाइम बता देता हूँ। उसका 50% आप पढ़ने के लिए, आप 50% खर्च करो पढ़ने के लिए, यानी 4 घंटे आप पढ़ाई करो। अब 4 घंटे पढ़ाई करने के बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है रिवीजन।
देखिए रिवीजन जो 4 घंटे आप पढ़ रहे हो उसमें से आधा यानी कि 2 घंटे का आपका रिवीजन होना चाहिए। 10 घंटे आप पढ़ रहे हो, 10 घंटे में से 5 घंटे पढ़ाई करो तो 2.5 घंटे रिवीजन करो। 4 घंटे पढ़ रहे हो तो 2 घंटे पढ़ाई करो, 1 घंटा रिवीजन करो। देखिए रिवीजन क्यों इंपॉर्टेंट है, हमारा दिमाग की एक साइकोलॉजी होती है, उसका एक पूरा के पूरा साइंस होता है। आप जो कुछ भी आज आपने पढ़ा अगले 24 घंटे के अंदर उसका 90% आपके दिमाग से निकल जाएगा। और हमारा 90% स्टूडेंट यही करता है, वो रिवीजन पर फोकस करता ही नहीं। मेरा तो ये तक कहना है कि पढ़ने से ज्यादा रिवीजन इंपॉर्टेंट है। आप सोचो, आपने कोई एक मटका सुबह भर के चले गए या एक बॉटल सुबह भर के आप चले गए पानी की, और उस बॉटल के नीचे की तरफ छेद था, आप भर के चले गए। आप तो बड़ा खुश हो गए, साहब मैंने बॉटल भर दी। वो छेद सुबह से लेकर 90% पानी वापस निकाल देगा। अब आप आओगे सिवा पछताने के आपके पास कुछ नहीं रहेगा। ये रिवीजन उस छेद को बंद करने की प्रोसेस है, ताकि जो 90% आपका बह रहा उसमें से मात्र 10-20% बहे, यानी कि आपके पास 50-60% रह जाए। फिर भी अगर इस छेद को नहीं भरा, आप पढ़ते पढ़ते पागल हो जाओ। आप में से क्या करते हैं, बोले पहले मैं एक सब्जेक्ट पूरा कर लूं, पहले मैं इतिहास 5 दिन में पढ़ लूं, 5 दिन बाद इसका रिवीजन करूंगा। भाई जब तक आप 5 दिन पढ़ के वहां तक पहुंचोगे, इतिहास को पूरा करके पहुंचोगे, तब तक तो आपका पिछला पूरा सपाट हो चुका होगा, आगे पार्ट पीछे सपाट, ये कहानी बन चुकी होगी। तो पर डे जितना पढ़ रहे हो उसका 50% टाइम रिवीजन में लगाओ। अब पढ़ते समय एक टेक्निक यूज करनी चाहिए, जैसे मैं ये तीन चीजें मुझे याद रखनी है। अब याद रखने समय क्या करूंगा, पहली बार जब मैं पढ़ूंगा तो मैं ये काम करूंगा कि इसको, जैसे इसमें ये इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है तो इसके नीचे पेंसिल से मैं अंडरलाइन करूंगा। मैं सलाह दे रहा हूं पेंसिल से आप अंडरलाइन करें बुक को करते समय, या हाईलाइटर का यूज करें। लेकिन हाईलाइटर के यूज की मैं सलाह नहीं दूंगा, बहुत किताब रंगी चंगी हो जाती है, बाद में बड़ी दिक्कत होती है। आप पेंसिल लीजिए और पेंसिल से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट लग रहा है, जो आपको डबल से रिकॉल करना, उसके नीचे आप पहली बार पढ़ते समय इस प्रकार से क्या लगाते चाहिए, इस प्रकार से निशान लगाते चाहिए। अगले दिन 24 घंटे के अंदर जो रिवीजन का समय होगा, उस रिवीजन के समय में केवल जहां जहां आपने निशान लगाए उनको पढ़ लीजिए, तो आपका पढ़ना हो गया और 24 घंटे के बाद उसका रिवीजन पूरा हो जाएगा। अब रिवीजन पूरा होने के बाद में बाकी जो बचा 25% समय है, वो आप एमसीक्यू प्रैक्टिस में लगाइए। जैसे कि आप 4 घंटा पढ़ रहे हैं, 4 घंटे में से 2 घंटे आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे। 2 घंटा पढ़ा आपने, 1 घंटा आप रिवीजन करेंगे और 1 घंटा आप क्या करेंगे, एमसीक्यू लगाएंगे। ये एमसीक्यू आपने लगाया, ये रिवीजन किया और ये रीड किया, राइट। इस प्रकार से आपके समय प्रबंधन को हम आप में से अधिकतर बच्चे सिर्फ पढ़ने पे ध्यान देंगे, रिवीजन पे ध्यान नहीं देंगे। और मैं शर्त के साथ कह रहा हूं, जो रिवीजन पे ध्यान देगा वो बाजी मार ले जाएगा। और ये सब के सब कुछ 20 दिन के अंदर 100% पूरा किया जा सकता है। क्यों पूरा किया जा सकता है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ आपको 50 पेज प्रतिदिन पढ़ने होंगे, या जो आपके पास 1500 पेज की अगर आपका सिलेबस बन रहा है, आपने जो आपके पास जो बुक्स हैं उनसे बन रहा है, तो उसके हिसाब से अपना कैलकुलेशन निकाल लो कि आप 1 मिनट में कितना पेज पढ़ते हो, और टारगेट फिक्स कर लो कि आपको 20 दिन बाद या 25 दिन बाद जितना समय में आप पूरा करना चाहते हो, टारगेट फिक्स कर लो कि पर डे कम से कम इतना तो आपको पढ़ना पड़ेगा। जब आप अपने सिलेबस को, अपने पूरे सिलेबस को 1 और 2 बार, और मैं कह रहा हूं कोई भी पूरे सिलेबस को 2 बार से कम पूरा ना करे। जो 2 बार से कम पूरा करेगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा, और सिलेबस के पहले पेज से लेकर आखिरी पेज तक, यानी कि जो आपके पास पढ़ने का पूरा पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप शुरू के 10-10 पढ़ते जाओ, और अभी पढ़ने का समय मैं आप लोगों से बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा कि अब आप बैठ के प्री के नोट्स बनाओ, ये मूर्खता होगी। अब 60 दिन में नहीं, जो समय था नोट्स बनाने का वो जा चुका। अब हमें पढ़ना है और रिवीजन करना है, पढ़ना और रिवीजन विद इन 24 आवर, 24 घंटे के अंदर। और मैं तो यहां तक सलाह दूंगा आपको कि रिवीजन करने के बाद में उसी टॉपिक से, जो आपने पढ़ा, जो आपने रिवीजन किया, उसी टॉपिक के एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लो, वो हमेशा के लिए पक्का हो जाएगा। और 2 से 3 बार 20 दिन में अगर आपने खुद को शेड्यूल कर लिया अच्छे से, तो 20 दिन में आप ये सब कर सकते हो, और 3 बार 60 दिन के अंदर कर सकते हो। मैं लिख के दे दूंगा, आपकी एग्जाम निकलेगी 100%। लेकिन इस चीज को आपको फोकस करके चलना है। अब उसके लिए आप हमारे एग्जाम गुरुजी के नोट्स परचेस कर सकते हो। 1000 पेजेस के लगभग ये नोट्स हैं, हिंदी माध्यम में, अंग्रेजी माध्यम में क्योंकि फ़ॉन्ट थोड़े से बड़े होते हैं, इसके कारण ये लगभग 1200 पेजेस में गए हैं। बाकी कंटेंट सेम टू सेम है, ना इसमें एक शब्द कम है ना इसमें एक शब्द ज़्यादा है। ये 1399 में। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अब आगे बढ़िएगा, अभी छूटना नहीं है हमें। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो जुट जाना है। अब जुट जाने में क्या क्या चीज़ें तो आपको करनी है और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। पहली चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, अपना सोशल मीडिया, आप फेसबुक पे होंगे,
आप इंस्टाग्राम पे होंगे, आप व्हाट्सएप पे होंगे, आप रिजल्ट के बारे में गपशप कर रहे होंगे, अरे यार रिजल्ट तो ऐसा आ गया, अरे यार हाई कोर्ट जाना चाहिए, अरे यार सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, या सरकार ने बड़ा अच्छा कर दिया, सरकार ये कर रही, किसान वो कर रहे हैं। ये सब इन बकवासों पे आप क्या कर रहे होंगे, अपने समय को बर्बाद कर रहे होंगे। अपने समय में के जैसे आप हम सब के पास 24 घंटे का समय है, इन 24 घंटे में से अगर आप 2 घंटे भी इस बकवास में निकाल रहे हैं ना, तो आज ही सबसे पहले अपना फेसबुक बंद करें, अपना इंस्टाग्राम बंद करें, अपना व्हाट्सअप बंद कर दें। व्हाट्सअप पे आप पीडीएफ बहुत खेलते हैं, पीडीएफ खेलने का समय गया, पीडीएफ खेलना बंद कीजिए। अब आपको क्या करना है, बुक्स खोलनी है और बुक्स पढ़नी है। यूट्यूब का उपयोग केवल और केवल स्टडी के लिए कीजिए। मैं आपको सलाह दूंगा यूट्यूब का उपयोग आप कीजिए, लेकिन केवल स्टडी की। आपको पहले से पता होना चाहिए, पहले दिन से पता होना चाहिए कि आप यूट्यूब पे केवल ये देखेंगे और केवल ये नहीं देखेंगे। आप में से अधिकतर लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे पढ़ने गए, एमपीजीके का आपने कोई भी वीडियो लगाया, अब उसको 3 मिनट देखा, 3 मिनट के बाद नीचे सजेशन में 4 वीडियो आ गए, उसमें से एक देख लिया, उसको 2 मिनट देखा, फिर अगले किसी चैनल की वीडियो पे पहुंच गया, उसको 3 मिनट देखा, फिर अगले। तो ऐसे करके 2 घंटे बाद आपके हाथ कुछ नहीं आया। ये मत करो, आप पहले से तय करो कि फला चैनल देखना है, फला टीचर से पढ़ना और इसका पूरा देखना है। अगर ऐसा करोगे तो आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। अदरवाइज मेरा तो कहना यह है कि आप लोग यूट्यूब को भी आप केवल उतना यूज करें पढ़ाई पर्पज से, उसके अलावा यूज ना करें। दूसरी चीज, पढ़ते समय जो सबसे ज्यादा आपका टाइम किलर है वो है आपका मोबाइल। मोबाइल अगर ये आई है सिर्फ साइलेंट, अगर आपका मोबाइल आप बंद कर सकते हैं, इससे अच्छी दुनिया में कोई बात नहीं। बंद नहीं कर सकते, साइलेंट करके पटक दीजिए, और जहां आप पढ़ने बैठे उस तक आपका मोबाइल पर आपका हाथ नहीं जाना चाहिए। मतलब आपको मोबाइल उठाने के लिए कम से कम 10 कदम चलकर जाना पड़े, इतनी दूर आप मोबाइल को रख दीजिए। अदरवाइज आप 10 मिनट पढ़ेंगे, फिर मोबाइल में नोटिफिकेशन देखेंगे, फिर व्हाट्सएप स्टेटस देखने लगेंगे। अरे दुनिया में तुम्हारा दोस्त कौन से स्टेटस डाल रहा है, उससे अब तक जान के क्या उखाड़ लिया जो आप उखाड़ लोगे। समझ में आया बात को मैं क्या कह रहा हूं। अब तक कुछ नहीं उखाड़ पाया तो अभी भी कुछ नहीं उखाड़ोगे। आप भारत के पीएम नहीं हो, आप भारत के प्रेसिडेंट नहीं हो, आप तीनों सेनाओं में से कहीं नहीं हो, आप किसी राज्य के सीएम नहीं हो, और आपके पास भारत के न्यूक्लियर कोड नहीं है। चाइना हमला करता है भारत पर, पाकिस्तान हमला करता है, तो आपको फोन लगा के नहीं उठाया जाएगा कि भैया बताओ वो न्यूक्लियर कोड कहाँ रखें। मेरा कहने का मतलब ये है, आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी पढ़ाई की है, और ये मोबाइल आपके टाइम को किल करने वाला है। तो ये याद रखें कि 10 कदम दूर हमें हमारे पढ़ने की जगह से मोबाइल को रखना है पढ़ते समय। आप लगातार, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 10 घंटे पढ़िए, मैं कह रहा हूँ आप 1 घंटा पढ़ें, उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक लें। उस 10 मिनट के ब्रेक में आप टहलें, मोबाइल लगा के गाने मना सुने। उस 10 मिनट में आप टहलें, बाहर निकल जाएं, धूप लें, थोड़ा सा कोई फनी टाइप की बुक रख लें, वो पढ़ लें, चुटकुले पढ़ लें, कुछ भी कर लें, ताकि अगले 5-10 मिनट के लिए आप रिफ्रेश फील करें और फिर से आ जाएं पढ़ने बैठने के लिए। मोबाइल भी उस समय आपको दूर रखना चाहिए। मेरी तो आपसे ये सलाह अगर एग्जाम निकालना है। अगली सलाह, लेट कर कभी भी मत पढ़ना दोस्त, क्योंकि लेट के पढ़ना और औंधे घड़े में पानी भरना दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। अगर संभव है तो टेबल कुर्सी पर इस प्रकार से बैठ कर ही पढ़ें। आप पाएंगे कि आपकी जो क्षमता थी वो लगातार बढ़ रही है, आपका कंसंट्रेशन जो है वो लगातार बढ़ेगा। और अगर किसी भी कारण से आप टेबल कुर्सी नहीं है आपके पास में, तो आजकल बेड के लिए एक टेबल आती है, लैपटॉप टेबल टाइप की उसे कहते हैं, उस पे तो 100% रखें। उसके बिना तो पढ़े ही नहीं। ऐसे नहीं कि किताबें हाथ में रखी हैं और अपन बढ़िया बैठे हुए हैं, सर्दी का मौसम है, सर्दी का मौसम में बढ़िया लेटे हुए हैं और पढ़ रहे हैं। मत करो, खुद के साथ खुद के लिए थोड़ा सा इंसाफ करो, टेबल कुर्सी ले लो, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। अगली चीज, पीने का पानी, क्योंकि आप जितनी मेहनत अगले 60 दिन में करने वाले हैं वो आपके रिजल्ट के रूप में निकलेगा, और इस मेहनत को करने के लिए आपकी बॉडी को प्रॉपर हाइड्रेट होना चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। खाने का ध्यान अपना रखें, पीने का पानी आपकी टेबल के पास होनी चाहिए, बॉटल या जो कुछ भी आप रख सके पानी का आपके पास, कि आपको उठ के ना जाना पड़े पीने के पानी के लिए, आपके पास वहीं की वहीं पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। खाना प्रॉपर खाएं, पौष्टिक खाएं, बहुत ज़्यादा गरिष्ठ ना खाएं कि आप बीमार पड़ जाएं, क्योंकि एक दिन की बीमारी आने वाले परीक्षा में आपको बहुत नुकसान उठा के देगी। तो खाने पीने का अपना विशेष ध्यान रखें। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, डेली पर डे 30 मिनट, 10 से लेकर 20 मिनट, 30 मिनट तक आप टहलने के लिए निकलो, और मॉर्निंग में निकलो तो बहुत अच्छा है।
अब यहाँ पढ़ाई लिखाई की बात आ रही है, टहलना मैं क्यों बता रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ बेटा कि आप जैसे हमारे कमरे की हमें सफाई करना जरूरी होती है। आप कमरे में सफाई नहीं करोगे तो 2 दिन में गंदा बास मारने लगेगा। 3-4 दिन नहीं नहाओगे, आपका शरीर बास मारने लगेगा। उसी प्रकार से अगर आप बॉडी को एक ही जगह, एक ही पोस्चर में आप बैठे हो, 10-10 घंटे बैठ के पढ़ रहे हो, तो आपका शरीर अकड़ जाएगा, वो फिर बैठने के लायक नहीं बचेगा। और जब शरीर ही बैठने के लायक नहीं बचेगा तो 10 घंटे बैठ के पढ़ाई कैसे करोगे? राइट? तो माइंड को फ्रेश करने के लिए पर डे 10 से 30 मिनट ये डेली टहलने के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए निकालो। अगली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 7 से 8 घंटे की पूरी नींद लो। इसके बिना काम नहीं चलने वाला। आपका दिमाग रात को सोते समय बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, वो अपनी मेमोरी को स्टोर करता है। मेमोरी को क्या करता है? स्टोर करके रखता है। तो भरपूर नींद लें, 7 से 8 घंटे की नींद लें। अब हम में से क्या अधिकांश लोग क्या करेंगे? 12 बजे सोने जाएंगे, और 12 बजे जब सोने जाएंगे तो मोबाइल हाथ में रहेगा। मोबाइल हाथ में रहेगा तो अगले 1 से 2 घंटे उन मोबाइल में ही निकल जाएगा, और हमें क्या लगा? हम तो 12 बजे सोने चले गए थे। अब उठेंगे कब? जब रात को आप 2 बजे सोए हो, 7 से 8 घंटे की नींद आपको लगी है। 12 बजे सोते तो आप 8 बजे उठते, 2 बजे सोए हो तो आप कितने बजे उठोगे? 10 बजे उठोगे। आपको लगा आप तो सिर्फ 12 बजे सोने चले गए थे। तो 10 से 12 घंटे तो आपके बिस्तर पे ही जा रहे हैं, और जब आप सोते समय भी मोबाइल चलाओगे तो आपका माइंड डिस्टर्ब होता है, और वो डिस्टर्बेंस से आपकी जो नींद होगी वो प्रॉपर नहीं होगी। सुबह मॉर्निंग में जब आप उठोगे ना तो फ्रेश फील नहीं करोगे, बिल्कुल आलसी पने में फील करोगे। तो अगला नियम बना लो कि बिस्तर पर मोबाइल लेकर ही नहीं जाना। बेड पर मोबाइल अलाउ मत करो, खुद को बेड से दूर रखो। रात में मोबाइल सोते समय बिस्तर पर नहीं जाना चाहिए। अगली चीज सबसे इंपॉर्टेंट, सुबह उठकर पर डे 10 से 15 मिनट का ध्यान करो। ध्यान क्या होता है? ध्यान से मैं तुम्हें बाबा नहीं बना रहा हूं भाई। ध्यान का मतलब होता है दिमाग को एक जगह कंसंट्रेट करना। उससे क्या होगा? दिन भर के लिए आपको एनर्जी मिल जाएगी। आप अभी एक काम करो, 2 सेकंड के लिए, अगले 1 मिनट के लिए एक काम करो, आंखें बंद करो, इस वीडियो को यहीं रुको और आंखें बंद करो। और आंखें बंद करके क्या सोचना है आपको? आप सिर्फ ये देखो आपका दिमाग कर क्या रहा है। आप पाओगे अगले 1 मिनट में आपका दिमाग 1000 तरह के विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं। 1000 तरह के विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं। मतलब एक पल में आप अमेरिका पहुंच जाओगे, अगले पल आपकी गर्लफ्रेंड के पास पहुंच जाओगे, या आपके बॉयफ्रेंड के पास पहुंच जाओगे, अगले पल आपके माता पिता के पास पहुंच जाओगे, फिर अगले कुछ चंद सेकंड के अंदर, मतलब अगले 1 मिनट में इतनी सारी चीजें आपका दिमाग कर रहा है कि आप इसको सीधा सीधा पागलपन। पागल कैसा करता है? पागल एक निश्चित क्रिया नहीं करता, वो कभी पत्थर फेंकने लगता है, कभी कपड़े निकाल देता है, कभी गालियां देता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। तो ये पागलपन आपके मन में भी भरा हुआ, और यही पागलपन के कारण आप और हम चीज़ों पर फोकस नहीं कर पाते। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 10 से 15 मिनट का ध्यान आपको दिन भर के लिए एनर्जी दे देगा। ये कोई धार्मिक क्रिया नहीं है, ये बहुत ईजी क्रिया बॉडी के लिए। इसके अलावा इस प्रकार के पोस्चर में बैठ के भ्रामरी प्राणायाम कर लो, नेट पे सर्च कर लो भ्रामरी प्राणायाम, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है। आप करिए, आपको 10 से 15 दिन के अंदर इसके रिजल्ट दिखने लगेंगे, आपका दिमाग कंसंट्रेट हो जाएगा। अच्छा, पढ़ते समय एक और चीज़ आपको करनी चाहिए। पढ़ते समय जब आप 2-3 घंटे लगातार पढ़ लें तो एक योग निद्रा कीजिए। योग निद्रा के 50 वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है। 10 से 15 मिनट की क्रिया होती है, और सर्च कर लें अभी योग निद्रा के बारे में, योग निद्रा क्या है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि दोपहर में अगर आप ये करेंगे योग निद्रा 10 से 15 मिनट में, आपको 4 से 8 घंटे की नींद के बराबर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। रात में भी आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते थक गए, 10 मिनट के लिए योग निद्रा, उसमें कुछ नहीं करना होता है, गाइडेड मेडिटेशन होता है। आप सो जाइए, सो के मतलब लेट जाइए, और कान में ईयरफोन लगा के उस योग निद्रा के वीडियो को देख लीजिए। 50 वीडियो आपको यूट्यूब पर अवेलेबल है। मैं भी एक वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप योग निद्रा कीजिए, और आप खुद बताएंगे कि 10 मिनट के अंदर आप 4 घंटे की नींद के बराबर रिलैक्स खुद को पाएंगे, और फिर से वही एनर्जी जो एक सुबह सोए हुए सोकर उठ के जो व्यक्ति होता है, रिलैक्स व्यक्ति होता है, उसी की प्रकार की एनर्जी से आप फिर से पढ़ पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक चीज याद रखो, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलेगा, बिना तपे कुंदन नहीं बनोगे, और बिना मेहनत के सफलता कभी नहीं मिलेगी। आप ही को मरना पड़ेगा, आपकी जगह पे कोई और नहीं मर सकता। ऐसा नहीं मर सकता कि आपका टीचर मर जाए और स्वर्ग आपको मिल जाए, आपका भाई पढ़ ले उस नौकरी आपको मिल जाए, आपका भाई मेहनत कर ले सफलता आपको मिल जाए, कभी नहीं होगा। स्वर्ग अगर आपको चाहिए तो मेहनत भी आप ही को करनी पड़ेगी। सफलता आपको चाहिए तो आप ही को पढ़ना पड़ेगा, और कोई आपके लिए नहीं पड़ेगा।
मुझे उम्मीद है वीडियो में मैंने आपको सारी चीज़ें बताई होंगी अच्छे से, और इन चीज़ों को आपने 100% फॉलो किया तो आपके हाथ में सफलता होगी। ये वीडियो को मैं यहीं करूँगा समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।